हाय फ्रेंड्स। आज हम एसी सर्किट को पढ़ेंगे। एसी में जो भी हमारे पास अलग अलग टाइप है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन देखेंगे हम उसमें। एसी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बेसिक से हम पढ़ेंगे इसको। यदि आप अभी तक नहीं पढ़े तो इसी वीडियो को देखकर आप पूरा एसी सर्किट क्या होता है उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे इसके अलग अलग लेक्चर लेके हम नोट्स के फॉर्म में इसमें पढ़ रहे हैं। तो हमें कम समय में हम अधिक से अधिक चीजों को हम क्या करेंगे, इसको गेन कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये आने वाले एग्जाम के लिए आपकी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जो भी कॉम्पिटेटिव या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे तो भी आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेसिक सर्किट होता क्या है, एसी सर्किट। ठीक है। एसी सर्किट की बात करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास क्या है एसी सर्किट में, कि हमें देखना है कि देखो, एक एस डीसी होता है और एक एसी। तो ये डीसी की वेव है, इसमें क्या है परिणाम और दिशा सेम है जैसे ये हमारे पास। ठीक है। लेकिन एसी की बात करें तो ये एसी है, ये एक साइनसोइडल वेव में चल रही है ये। ठीक है। इसमें करंट और वोल्टेज दोनों वेव हो सकती है। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है, एक साइनसोइडल वेव में जब चलेगी तो ये हमारे पास रहेगा, एक ये पॉजिटिव साइकिल कहलाता है ये, और ये नेगेटिव साइकिल कहलाता है। ठीक है। अब पॉजिटिव साइकिल में जो मैक्सिमम पॉइंट रहेगा हमारा, उसे हम मैक्सिमम पीक वैल्यू कहेंगे। ठीक है। इसको हम पीक वैल्यू बोलेंगे, इसको ये वाला हमारे पास पीक वैल्यू हो जाएगा पॉजिटिव साइड में। और जो नीचे इधर पीक वैल्यू में आएगा ये नेगेटिव में पीक वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। नेगेटिव पीक वैल्यू और पॉजिटिव पीक वैल्यू दोनों को ये एक हमारे पास लाइन मिला रही है ये। ठीक है। ये लाइन मिला रही है तो इसको पीक टू पीक वैल्यू बोलेंगे। अब आपको पूछ सकता है पीक वैल्यू क्या होता है और पीक टू पीक वैल्यू क्या होता है, ये हमें। ठीक है। इसको हम पीक वैल्यू को वी एम से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये टाइम है हमारे पास, ये टाइम का जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आया हमारा। ठीक है। पाई टू में। ठीक। और यहां तक आया तो ये हमारे पास पाई हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये कितना चल रहा है टाइम पे, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड कहलाएगा ये। ठीक है। ये टाइम पीरियड, इसका हम अलग अलग सभी की डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि टाइम पीरियड होता क्या है। ठीक है। देखो, ये एक कंप्लीट साइकिल बन गई। एक साइकिल बनने में जो लिया गया समय उसको हम टाइम पीरियड बोल रहे हैं, ये वाला। ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड में जितनी भी हमारे पास साइकिल बनेगी ऐसी, उस साइकिल जितने बनते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। तो एक सेकेंड में जितने भी साइकिल बनेंगे उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम। तो 50 हर्ट्ज मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड बनती हमारे इंडिया में, ये याद रखना, जो कि 50 फ्रीक्वेंसी रहेगी हर्ट्ज। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का क्या होता है, ये किसी क्षण में प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टेज का मान है, जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान मतलब कभी भी, जैसे इस पे हमने ले लिया या फिर इस समय पे हमने ले लिया यहाँ पे, तो यह वाली जिस समय पे हम इसको देखें और जो हम उसको मेजर करें तो जो लिया गया समय, उसी को तात्क्षणिक वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू समझ में आया होगा कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस। किसी क्षण में, किसी भी क्षण पे लिया गया वैल्यू रहेगा करंट या वोल्टेज का। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है। तो इसको हम स्मॉल वी से प्रदर्शित करते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, ये वाला स्मॉल नहीं है, मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी। ठीक है। साइन ओमेगा टी, और ओमेगा का मान होता है 25F। तो ये हमने मान रखा है यहाँ पे 25F टी आ गया। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इसकी यूनिट क्या होता है, वोल्ट होती है। ठीक। हमें तात्क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इसको हम याद रखना। अब टाइम पीरियड की हम बात करेंगे कि टाइम पीरियड होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो टाइम पीरियड की हम बात करेंगे इसमें। ठीक है। टाइम पीरियड आवर्त काल जिसे हम बोलेंगे, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र, एक साइकिल पूरा करने के लिए लिया गया समय को आवर्त काल कहते हैं। इसे हम टी से प्रदर्शित करेंगे। टी बराबर होता है 1/f होता है। ठीक है। 1/f। और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड होगी। ठीक है। क्या होगी, सेकेंड होगी, या हर्ट्ज इनवर्स में होगी। क्या होगी, इनवर्स में मतलब इसका ऑपोजिट। इनवर्स में हर्ट्ज क्या है, इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। ठीक है। या साइकिल पर
सेकेंड भी इसकी यूनिट होती है। तो आपको दोनों यूनिट को याद रखना है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट को भी याद रखना है और हमारे टाइम की यूनिट को भी हमें याद रखना है। ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी आ गए हमारे पास। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकेंड में पूर्ण हुए चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एफ से। एफ बराबर क्या होगा? 1/t होगा। और टाइम का ऑपोजिट हो गया ये हमारे पास इनवर्सली में। ठीक है। यानी कि हमारा टाइम बढ़ेगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारा टाइम कम हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है या फिर सेकेंड इनवर्स भी इसकी यूनिट होगी। ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना। अब ये एक हमारे पास फार्मूला दिया है, ये क्या होता है? एफ बराबर एन पी और 120। तो एन क्या है? एन तो एक स्पीड है और ये पी पोल है जो कि मशीन में हम, ठीक है, जो सिंक्रोनस मशीन है इसमें हम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इस फार्मूला, ये फार्मूला भी आप याद रखना। अगर आपको एन का मान, स्पीड का मान दिया है और पोल का मान दिया है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से इसको प्रदर्शित कर रहे हैं और 2 फाई टी होगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। तो इसका मान क्या होगा? 2 पाई टी। अब टी क्यों लिखा हमने? तो इसका मान होता है 2 फाई एफ होता है, लेकिन एफ का मान हमने लिखा 1/t, तो इसमें हम मान रखा तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है। इसका मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है। रेडियन पर सेकंड होता है। यदि एन आरपीएम में हो तब, एन किस में है? आरपीएम में है, तब एंगुलर वेलोसिटी 2 फाई एन क्या होगा? 2 फाई एन बटे 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। और यदि एन आरपीएम में हो तब इसका रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। आरपीएस में, आरपीएस में है और ये आरपीएम में। ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये आरपीएस में है और आरपीएम में, दोनों में। ठीक है। अब हम देखेंगे पीक वैल्यू। अब भाई मैंने जो डायग्राम बनाया बताया था आपको, ये वाला, ये, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी है, ये इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम आयाम भी बोलेंगे, श्रृंग भी बोलेंगे, अधिकतम और शिखर मान भी बोलेंगे। एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट वैल्यू, ठीक है, या मैक्सिमम और पीक वैल्यू किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक पूर्ण चक्र के धनात्मक, पूर्ण एक चक्र है जो धनात्मक है उसके, या ऋणात्मक, ये ऋणात्मक है। ठीक है। इसका, एक मिनट मैं इसको चार्ज लगा देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या है? ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। इसका जो मैक्सिमम मान है, ठीक है, अधिकतम मान है, इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। या पीक वैल्यू बोलेंगे। ठीक। ये करंट या वोल्टेज दोनों का हो सकता है, वीएम या फिर आईएम भी हो सकता है। ठीक है। इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक। तो आई होप कि आपको ये एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा में आवर्त काल देखना है। इसका आवर्त काल, तो देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक चल रहा है, फिर एक ये चल रहा है, फिर ये यहाँ से इधर चल रहा और यहाँ आगे बढ़ा, फिर यहाँ से इन्होंने वापस ये सेम टू सेम स्टार्ट हो गया। ठीक है। यहाँ से ये सेम चल रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास आवर्त काल बोलेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ रहा? 3। प्रत्यावर्ती राशि में एक चक्र 3 सेकेंड में पूरा हो रहा है और 3 सेकेंड के बाद दोबारा वो रिपीटेड होएगी। ठीक है। 3 सेकेंड के बाद रिपीटेड होगी, इसलिए हम एक ही साइकिल को लिया गया समय कंप्लीट होने में जो टाइम लेता है उसी को हम आवर्त काल बोलेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे एसी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेड। ठीक है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का को दर्शाना। अब प्रत्यावर्ती धारा को हम दर्शाएंगे अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें। ठीक है। स्मॉल वी बराबर वी एम मैक्सिमम करंट है ये। ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये वाली करंट है यहाँ पे, वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास अगर ओमेगा टी रहता है तो हम इसको साइन में ऐसा दर्शाते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे, ओमेगा टी में होगा तो 0 से। ठीक है। पाई और 2 पाई।
ठीक है, ये हमारे पास होगा। और यहाँ की वैल्यू पाई/2, यहाँ पे इतना टाइम लेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका टाइम भी अलग रहेगा। तो इसको ध्यान रखना हमें। आगे हम बढ़ेंगे जब, तो इसमें क्या है, -t/30। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वोल्टेज है वो लेग में कर रहा है, मतलब यहां से तो स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो इतने टाइम में स्टार्ट हो रहा, मतलब इतने एंगल में 30 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है वो। इसलिए हम ये पीछे से हम इसको लेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हुआ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा हमने, और यहाँ से हम इसको लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास -ωt/30 आया। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास 30 डिग्री पहले प्लस में हो रहा, तो देखो यहां से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो 30 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, इससे तो ये हमारे पास आ जाएगा +30। ठीक है, +30 हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम इसको करेंगे। ठीक है, ये वाला हमारे पास पूरा ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं हम औरत का क्या है, फेस डिफरेंस, कला अंतर, इसको बोलेंगे हम कला अंतर। ठीक है, आप दोनों लैंग्वेज में याद रखना, फेस डिफरेंस बोलेंगे इंग्लिश में और हिंदी में कला अंतर। ठीक है, इसमें क्या रहता है, कला अंतर में क्या है, फेस डिफरेंस में करंट और वोल्टेज, धारा और वोल्टता के बीच में जो एंगल बनता है उसको ही हम फेज एंगल बोलेंगे। ठीक है, के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसे फाई से दर्शाते हैं। इसको हम किससे दर्शाएंगे, फाई से दर्शाएंगे। इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम फाई से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वोल्टेज है, ये वाला यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वोल्टेज हमारा चल रहा है ये। ठीक है, ये वोल्टेज है हमारा। ठीक, अगर हम इसको बात करेंगे यहाँ पे करंट, करंट क्या है, 30 डिग्री लेट स्टार्ट हो रहा, मतलब आई बराबर हम लिखेंगे आई मैक्सिमम साइन ω t/30 पे आएगा ये। इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, देखिए ये करंट और ये ω t इसमें आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस की बात करेंगे, तो ये 30 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, देखो वोल्टेज आगे चल रहा है, इसके बाद करंट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वोल्टेज ये रेफरेंस पॉइंट हमने यहाँ पे माना, इसके बीच में ये रेफरेंस है। इसको आगे देखता हूँ, देखो आप दिख रहा होगा आपको, रेफरेंस पॉइंट मैंने माना, तो यहाँ पे वोल्टेज मान लिया हमने। ठीक है, वीएम, और करंट क्या है, 30 डिग्री पीछे है, तो हमने इसको 30 डिग्री ये पीछे बना लिया इसको। ठीक है, ये वाला, तो ये एंगल जो बना हमारे पास है, ये 30 डिग्री का है। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं करंट लेग कर रही है 30 डिग्री, और वोल्टेज लीड कर रही है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए, अग्रगामी पश्चगामी के बीच में इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है ये भी। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को देखेंगे, तो समीकरण में हम देखते हैं इसमें, तो वी एम साइन ω t/30, इसका मतलब ये है कि यहां से स्टार्ट कहाँ हो रहा, -30, तो ये हमारे पास 30 डिग्री से ये स्टार्ट हो रहा ये। ठीक है, ये क्या है, वी एम। ठीक, अब ये करंट क्या है, ये पहले स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहां से 30 डिग्री पहले ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 30 डिग्री पहले, तो इधर 30 इधर 30, कितने हो गए, 60 हो गए ना, तो ये हमारे पास इतना होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो देखो सबसे पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट बनाओ, ω t। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये क्या है, लेग कर रहा है, तो ये 30 डिग्री इससे लेग करा दो, इससे 30 डिग्री, ये वोल्टेज वीएम आ गया। ठीक है, अब करंट हमारा क्या है, लीड कर रहा है, तो इससे हम 30 डिग्री इसको लीड कराओ, ये हमारे पास 30 डिग्री लीड कर रहा है, करंट है ये। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, तो ये क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा ना, तो ये 60 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये 30 हो जाएगा, और ये 30 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना करंट क्या कर रही है, इस वोल्टेज से करंट क्या है, 60 डिग्री लीड कर रही है। ठीक है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समीकरण, फेज अंतर ज्ञात करना है, इसमें फेज डिफरेंस देखना है। वोल्टेज हमारे पास ये है, ठीक है, वोल्टेज हमारे पास है, और ये भी वोल्टेज, वोल्टेज और वोल्टेज के बीच में ही दिया है ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये वाला, इसको देखेंगे, तो यहां से वोल्टेज स्टार्ट हुआ, ये चल रहा है, उसके बाद ω t 90, इसका मतलब है पॉजिटिव में, तो 90 डिग्री पॉजिटिव में, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा इस तरह से।
ठीक है। तो देखो ये क्या है, 90 डिग्री आया ये वाला, ठीक। आप करंट की बात कर रहा है, करंट की, तो करंट क्या है, यहां से 30 डिग्री की बात, ये 90 था इतना, आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे इतना, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री का ये रहता है। तो 30 डिग्री प्लस से चल रहा है, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, इस तरह से, ये वाला। ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है 30 डिग्री, ये यहाँ से ये रेफरेंस पॉइंट माना और इसको हमने करा। तो दो तरीके से, यहाँ से भी आप ये डायग्राम बना के भी आप कर सकते हैं, ये डायग्राम बना के भी आप कर सकते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक बना के। ठीक है। तो आप इजिली बना पाओ इसमें। आप 90 था ये, 90 में हम माइनस करेंगे 30 का, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हमारा वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, क्या है, करंट से। तो ये लेगिंग कंडीशन में रहेगा, करंट हमारा लेग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, समीकरण कौन, फेज डिफरेंस से देखना है। तो वी स्मॉल, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, पॉइंट 10, 10 इनवर्स है हमारा। और इसमें देखेंगे बराबर, इसको करेंगे, अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 45 हो जाएगा ये। ठीक है, 45 हो जाएगा। अब करंट ये हमारे पास दिया है, ये भी दिया रह सकता है इतना ही, इसको हमें आगे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अगर जब तक हमें सॉल्यूशन करता नहीं आएगा, तो ये आप सॉल्यूशन करने में, इसका आंसर निकालने में आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको इसको चेंज करना भी सीखना पड़ेगा। ठीक है। क्या है, वोल्टेज हमारा क्या कर रहा है, लेग कर रहा है 45 डिग्री, तो ये रेफरेंस पॉइंट माना और ये हमारे पास 45 डिग्री, यहां से हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है। और करंट क्या है, 15 डिग्री आगे चल रहा है, तो इसके बीच में अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 15 कितना होता, 60 डिग्री। 60 डिग्री ये वोल्टेज से करंट लीड करेगी, और वोल्टेज क्या, करंट से लेग करेगी 60 डिग्री। ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब हम, इसमें और क्वेश्चन को देखेंगे, किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दिए गए समीकरण में फेज अंतर और शक्ति गुणांक ज्ञात करना। क्या है, फेज अंतर और शक्ति गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास दिया है पाई, इस टाइप से, आप एंगल नहीं दिया है, पाई का मान दिया है, इससे हम पाई बाय 6 दिया है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 6, तो इसको आप रखना, पाई बाय 6 हम 30 डिग्री का रहता। ठीक है। अलग अलग दिया जाएगा इसमें, पाई बाय 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाय 4, 45 डिग्री। जैसे जैसे ये कम होगा इसका मान, ये बढ़ता जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, तो वो कितना, 90, इस तरह से आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है, ये 45, तो दोनों पॉजिटिव में है, आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि देखो, पहले 30 डिग्री वाला हम बढ़ाते वोल्टेज, तो ये वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट से हमने बढ़ाया, इसको 30 डिग्री में बढ़ाया, तो ये आ गया। और ये 45 डिग्री करंट, तो ये हमारे पास 45 डिग्री करंट आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, 45 डिग्री ये है, तो वोल्टेज से करंट आगे ही चल रही है ना। तो देखो 45 डिग्री को हम पहले क्या करेंगे, 45 डिग्री आगे है और 30 डिग्री हमारा वोल्टेज, तो हमारे पास 15 डिग्री करंट आगे चल रहा है, ये 15 डिग्री करंट आगे चल रहा है ये। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि करंट हमारी लीड करेगी 15 डिग्री पे। ठीक है, लीडिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो पावर फैक्टर दो एंगल के बीच में अंतर ही रहेगा, करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम पावर फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, कोस साइन को बोलेंगे। ठीक। तो देखो कोस 15 डिग्री को हम अगर लिखेंगे, तो हमारे पास कोस 45 डिग्री माइनस 13 डिग्री हो जाएगी। ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करो, इसको तो इसमें गुना करोगे आप, तो 45 गुणित इसमें इसका हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा cos 30, प्लस करा हमने, और 45 साइन, और 45, सॉरी 30, ये हो गया। इसका मान हम लिखेंगे, cos 45 का मान होता है 1/(√2) होगा, और cos 30 का मान होता है (√2) (√3/2) होगा। ठीक है, साइन 45 का मान ये हमारे पास होता है, और इसका मान साइन 30 का मान 1/2 होता है। इसका मान रखने के बाद हमें इसका सॉल्यूशन करना है।
ठीक है। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसमें कॉमन निकल रहा है, 1/2 कॉमन निकाल दिया तो ये हमारे पास √2/2 आएगा। √3 बटे, ये 3 है ना, /2 +1। ठीक है, ये 1 मिनट, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 आया हमारा, एलसीएम लिए तो। ठीक है, और ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 10³ + 1 आ गया। ठीक है, अब इसका मान, इसका गुना भी आप इसमें कर सकते हैं, तो इसका गुना करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप इजिली, इसको अलग अलग, इसको ठीक है, इसका मान रखो, इसको प्लस करो, इसमें भी इसका गुना करो, मान रखा है √2 का मान, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.96 पावर फैक्टर। cos 5 = 0.96 पावर फैक्टर आएगा। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में हम देखते हैं अभी। ठीक है, यह वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन कोण होता है, मतलब एक कोण है। ठीक है, cos 5 वोल्टेज और धारा के बीच के कोण की कोज्या है। ठीक है, cos 5 कोण की कोज्या। ठीक है, अब देखो, पावर फैक्टर को हम इस तरह से भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा, मतलब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के अनुपात को हम पावर फैक्टर बोलेंगे, या फिर वास्तविक, मतलब रियल पावर, रेजिस्टेंस में रियल पावर होगा। ठीक है, रियल पावर तथा इसमें आभासी शक्ति, एपरेंट पावर, ठीक है, के अनुपात को भी हम पावर फैक्टर बोलेंगे, ये वाला। ठीक है, तो दोनों फार्मूले को हमें याद रखना जरूरी है। ठीक है, अलग अलग पावर फैक्टर में आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर, इस तरह से आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, औसत मान। औसत मान किसी प्रत्यावर्ती सप्लाई में अस्थित डीसी की मात्रा है। क्या है, डीसी की मात्रा है ये। क्या है, औसत मान किसी प्रत्यावर्ती सप्लाई में, सॉरी, अस्थित डीसी की मात्रा है। और इसको हम निकालेंगे तो कैसे, औसत वैल्यू, तो एक चक्र के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, जैसे एक साइकिल है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और टाइम अंतराल रखेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला, याद रखना ये। ठीक है, औसत निकालने के लिए पूरा एरिया देखेंगे हम, उसका टाइम पीरियड देखेंगे। ठीक है, जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, एक को करेंगे आयताकार तरंग का, तो ये हमारे पास एक साइकिल है, इसका पूरा एरिया, पूरा एरिया कितना होगा इसमें, सबसे पहले औसत क्षेत्रफल और इंटू समय, तो पूरा एरिया कितना, ये लंबाई और इसकी ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो एल और बी का हमने गुना करा, और जो लंबाई, टाइम पीरियड, ये वाला टाइम है इतना, तो टाइम एल रखा, एल से एल कट जाएगा तो बी, बी हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो एल बी है। ठीक है, एल बी, तो क्षेत्रफल हम इससे निकालते हैं, इसको आप नहीं याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद होनी जरूरी है। ठीक है, इससे सॉल्यूशन कर पाओगे आप इजीली। वर्गाकार तरंग का औसत मान निकालना है, इसमें हम वी एम में इसका हम दिया है ये वाला, और ये टाइम हमारे पास टी है इतना। ठीक है, तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, औसत, तो वी एम, साइकिल का क्षेत्रफल देखेंगे तो वी एम, ये देखा हमने, और टी। ठीक है, और टाइम कितना है, आवर्तकाल तो टी है, तो टी से ये टी कटा है तो वी एम इसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। आयताकार तरंग की बात करेंगे, ये क्या है, आयताकार तरंग, इसमें भी हमारे पास वी दिया है और ये टाइम रहेगा। ठीक है, टी से टी कैंसिल होगा तो वीएम आ जाएगा एवरेज। दी गई ऐसी साइकिल में औसत मान ज्ञात करना, जैसे हमें ये इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इसको हमें ध्यान रखना है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछेंगे एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो, ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही, ये चल रही, ठीक है, ये वाले हमारे पास, और ये चली, ये, और यहाँ पे ये छोटी वाली है, यहाँ तो उसके बाद ये रिपीट होगी, तो इतना इसका एवरेज वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान देखेंगे हम, तो 10 और 10 टाइम लिया, तो 10 और 10 का हमने गुना करा, इतना एरिया आ जाएगा इसका। ठीक है, प्लस हमने करा ये हाफ है, तो 1/2 टू करो इसमें,
और इसका कितना है 10 गुणित इसमें भी 10 से 20, 10 से 20 तक गया तो 10 है। ठीक है, और इसका हम एवरेज एरिया निकालेंगे तो इसको 5 into 5 कर लेंगे। ठीक है, और इसका कितना करेंगे 10 गुणित 10 करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा पूरा के पूरा एरिया, इसको हम पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर की साइड जोड़ा और टोटल यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जितना टाइम पीरियड है उसको हम लेंगे तो ये 25 इसको हमने रखा। ठीक है, गुना करा 100 आया इसमें, 10 और 10 में 1/2 इसमें हम करेंगे तो 5 बार तो 50 आ जाएगा, और 50 25 तो ये है। इसको हम प्लस करेंगे 175 और बटे 25। ठीक है, 25 से इसको काटेंगे तो 7 बार में ये हमारे पास आ जाएगा, तो 7 वोल्ट हमारे पास आया। ठीक है, एवरेज वैल्यू इसका 7 वोल्ट आया। ठीक है, इसका देखो मैक्सिमम वैल्यू इतना था 10 था, लेकिन टोटल हमने इसको निकाला जब एवरेज तो हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार आप इस क्वेश्चन को करें तो आपको क्या है इजिली आप बना पाओगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, देखते हैं दिए गए परिपथ में तरंग का औसत मान देखेंगे। ठीक है, प्रत्यावर्ती तरंग का। तो देखो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, यहां तक 5 गए, ये हाफ वेव है, फिर ये नेगेटिव में चला और ये, ठीक है, फिर यहां से ये वापस रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यहां तक हमें टाइम देखना है ये वाला। ठीक है, तो ये 4 है। तो सबसे पहले औसत मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम अंतराल देखेंगे, तो ये 4 हमने रखा। उसके बाद साइकिल के अंदर क्षेत्रफल देखेंगे, साइकिल के अंदर हम क्षेत्रफल देखेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्षेत्रफल देखेंगे इसमें, तो ये हमारे पास 5 गुणित 2 होगा। ठीक है, ये वाला हम देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास, यहाँ मैं बताता हूँ 1/2 करेंगे हम, और 5 into 2 और 1, तो इसके बीच में टाइम अंतराल एक ही है तो एक ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में हम करेंगे माइनस का करेंगे इसको 2 into इसके बीच में भी 1 आएगा। ठीक है, तो हमने इसका सभी का मान इसमें रखा। देखो 5 गुणित 2 प्लस 1/2 इंटू 5 into 1 प्लस करा -2 into 1। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 5 दूनी 10 ये हमने लिखा। ठीक है, 5 दूनी 10 1/2 का इसको हम काट सकते तो, और 2.5 आएगा, ये हमने लिख लिया, और इसका गुना करेंगे तो ये -2। ठीक है, -2 और -2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 10.5। ठीक है, जो हमने इसमें लिखा। ठीक है, और इससे हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 2.625 वोल्ट आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देखें, 1 से 2 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और आप इजिली बना पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम इसमें, साइनसोइडल तरंग का औसत मान देखना है इसमें, साइनसोइडल वेव। ठीक है, एक पूर्ण साइनसोइडल तरंग का औसत मान 0 होता है। जब 0 होगा, जब यहां से ये स्टार्ट होगी और यहाँ नेगेटिव वाला भी लेंगे तो ये 0 होगा, इसलिए हम इसको हाफ लेंगे। ठीक है, इतना ये पॉजिटिव साइड वाला, तो वी एम साइन ओमेगा टी होता है इसका मान। ठीक है, तो इसके मान को हम रखेंगे, आधा तरंग के लिए हम रखेंगे। ठीक है, आधे तरंग के लिए, अगर दोनों तरंग लेते तो उसमें क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, आधे तरंग के लिए तो हम इसको देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, और ये हमारे पास हो जाएगा cos ओमेगा टी कर लिया हमने, 0 से पाई तक लिए थे हमने। ठीक है, और माइनस में हमारे पास ये हो जाएगा cos साइन का माइनस cos ओमेगा टी, ये भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इसको करेंगे, वी एम तो हमारे पास है, cos को ही हमने चेंज करा, और cos फाई का मान और cos 0 का मान हमने रखा इसमें, और इसका मान भी यहाँ पे रखेंगे हम। तो टोटल 1+1 और -1 और -1। ठीक है, तो ये हमारे पास +2 और ये माइनस माइनस के हो जाएंगे हमारे पास प्लस, तो ये हमारे पास होगा 4। ठीक है, कितना 4 Vm हो गया। अब देखो 4 Vm हुआ हमारे पास, 4 Vm हुआ, उसके बाद 2 पाई इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास 2 Vm/पाई, तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन, इसको कन्वर्ट करना, अगर आप कन्वर्ट करना चाहे तो कन्वर्ट करें, और इसको सॉल्यूशन करना चाहे तो करें। ठीक है, नहीं तो अगर आपको इसको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको डायरेक्टली इसको याद रखें। ठीक है, ये हमारे पास एरिया इतना होता है इसका। ठीक है, इसका एरिया की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 4 Vm होता है। उसके बाद ये पाई हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो टाइम पीरियड इतना इसका है 2 पाई, पूरा की पूरा हम टाइम पीरियड लेंगे यहाँ तक, तो ये 2 पाई में होता है।
तो फॉर वी एम टू पाई रखा हमने, तो 2 से 2 काटा ये, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 बार में गया, तो वी एम पाई हो गया, ये एवरेज वैल्यू आया। ठीक है, इसका इतना मान ये आप याद रखोगे, 4 VM होता है। इसके बाद टाइम कितना ले रहा है वो आपके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। अगर समझना चाहते तो 1 से 2 बार इसको देखें, और इसका डिफरेंशिएट करना आपको, समाकलन अवकलन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कर पाओगे। साइनसोइडल वेव का औसत मान ये होता है हमारा। ठीक, आगे हम बढ़ेंगे। आर्ध तरंग दृष्टिकारी का औसत मान देखना है, तो आर्ध तरंग दृष्टिकारी का मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का देखो यहां तक ये आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है इतना। तो अगर हमारे पास ये आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये हमारे पास साइकिल नहीं चलती नेगेटिव में ये। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी एम बाई पाई होता है। आप इसको याद रखें। ठीक है, डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन और डेरिवेशन करने की ना कोशिश करें। अगर हम हाई लेवल पे करते, यही की तैयारी करते, तो उसको हम इसको कर लेते। लेकिन हम क्या है, शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो पूरा ज्यादा इसको नहीं करेंगे एकदम। ठीक है, अब पूर्ण तरंग के लिए बात करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, पूरी साइकिल मिलेगी हमारे पास ये। तो 2 यहाँ तक ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 VM/5, जो औसत मान मिल रहा है हमारा फुल वेव का, वो ये आएगा। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर वेव, किसका, ट्रेंगुलर वेव का हम एवरेज वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से और वापस रिपीट हुआ, इसका मतलब यहां तक हम एरिया निकालेंगे, इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये 5 5 दूनी 50, 50 एरिया आ रहा है इसका, और टाइम पीरियड 10 है हमारे पास। ठीक है, ये सेम है हमारे पास, इसका मान निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50/10, तो ये 5 आ जाएगा इसका औसत मान। ठीक है, मैंने आपको ऊपर करके बता दिया, वही हमारे पास ये आ रहा है। ठीक, अब मैं सेकेंड वाले केस की बात करूंगा, 10 10, ये भी सेम है हमारे पास, तो ये हमारे पास 5 वोल्ट आएगा, एरिया निकालना है, ये भी सेम ही है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास था एक एवरेज वैल्यू निकालने का, अलग अलग मैंने आपको इसको सॉल्यूशन भी कराया। ठीक है, दिए गए समीकरण में औसत मान, अगर इस टाइप से समीकरण दिया गया औसत मान पूछेगा, तो ये हमारे पास औसत वैल्यू रहेगा इसका 0 का मान। ठीक है, I0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, एवरेज औसत वैल्यू डीसी का मात्रा रहते हैं, क्या है, डीसी मात्रा में आएगा वो। ठीक है, किसी भी एसी साइकिल का औसत मान हम पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से ही हम मेजर करते हैं, इसको ध्यान रखना। और आरएमएस वैल्यू आयरन एमआई बोलते हैं जिसको हम, इसको मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। ठीक, ये हमें ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसको एक हाईलाइट करके हम बता रहे हैं कि हम एवरेज वैल्यू को पीएमएम इंस्ट्रूमेंट से, और आरएमएस वैल्यू क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन उसको मेजर करते हम किससे, तो आरएमएस वैल्यू का हम मेजर कर रहे हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से। आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे, तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वर्ग मध्य मूल मान, हिंदी में हम। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, प्रभावी मान होता है। क्या है, प्रभावी मान उस दृश्य धारा के बराबर होगा जितना समान समय में और समान प्रतिरोध में बराबर मान की ऊष्मा उत्पन्न करे। ठीक है, एक प्रतिरोध रहेगा, जैसे ये प्रतिरोध है हमारे पास, और यहाँ पे एक 5 मिनट के मान चले। ठीक है, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, 50 मिनट का अगर मानते हैं, इतने समय में जितना डीसी हीट प्रोड्यूस करेगा उतने ही समय में और उसी सर्किट में वो हमारा हीट प्रोड्यूस करना चाहिए, वो हमारा कहलाएगा एसी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 50 वाट के लोड के लिए 220 वोल्ट 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना। ठीक है, तो डीसी के 200 वोल्ट एसी के 220 वोल्ट के समान बराबर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 200 वोल्ट और 220 वोल्ट का आरएमएस मान। ठीक है, 200 वोल्ट किसका आरएमएस मान रहेगा, 220 वोल्ट का आरएमएस मान। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई आरएमएस वैल्यू होता क्या है। इसको हम इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रभावी मान।
आपको ये भी पूछ सकता है इफेक्टिव वैल्यू किसे बोलते हैं, तो आरएमएस वैल्यू। ठीक है। प्रभावी मान निकालने के लिए, इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए ये हमारे पास है फार्मूला, आई स्क्वायर आई जीरो स्क्वायर, ये डीसी का है, और 1/2 एसी का वैल्यू। ठीक। I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, ऐसे जितने भी रहेंगे हमारे पास उसको हम करेंगे ये वाला। ठीक। आगे हम बढ़ते हैं इसको और सॉल्यूशन करते हैं, इससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम करेंगे। देखो, इसमें हम देखेंगे, इससे ये समीकरण दिया है, 2 प्लस में हमें दिया है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी, इसका आरएमएस मान निकालना है। तो आरएमएस मान निकालने के लिए इस तरह से, तो हमारे पास सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे आई जीरो का, तो दो का इसमें मान रखें, दो का स्क्वायर, ये मान रखा हमने यहाँ पे। ठीक है, 1/2 आई वन करा, ये I1 है। ठीक है, ये I2 है। ठीक, इसका मान रखा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1/2 को इसका करेंगे, 3×3 = 9, और 4×4 = 9, प्लस 16 कितना होता 25, ये 25 में इसका हम 2 से भाग दे देंगे, फिर प्लस करेंगे 2 का, तो स्क्वायर होगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं 2 से, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 एंड 5, इसको ऐड कर लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर इसको सीधे ऐड करते हैं तो 33/2 रहता। ठीक है, 33/2 ये हमारे पास रहता। अगर इसको हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास काटेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, 16.5। आगे हम देखेंगे इसमें वोल्टेज का, वोल्टेज में अगर दिया रहेगा ये, तो इसका मान भी आरएमएस वैल्यू निकालना, तो 3 का स्क्वायर करो, सीधे 3 का स्क्वायर कर लो, 3×3 = 9, प्लस में 1/2 करो, 4×4 = 16। ठीक है, 16 का 8 हो जाएगा, तो 9 + 8, ये एंडर रूल में रहेगा, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंडर रूल 17, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, बेसिक ये आपको इस टाइप से करते हुए आना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे पूछेंगे आपको, और इसको बनाते हुए आना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें भी हम देखेंगे, और दिए गए समीकरण में आरएमएस मान निकालना है इसमें, तो ये 10 दिया है, 1/sin ωt दिया है, तो 10 का स्क्वायर करो, तो ये हमारे पास स्क्वायर करेंगे हम, और 1 का हम, तो इसमें भी हम 1 sin ωt, तो ये हमारे पास है, तो 100 हुआ इसका भी, हाफ करा तो 150 एंडर रूल में आएगा ये। ठीक है, ये इसलिए कि इसका गुना इसमें कर लेंगे, फिर इसमें आएगा, तो इसलिए ये बना। ठीक है, यहां से इसको सोल्यूशन भी करना। इस क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन करेंगे हम। एसी साइकिल में आरएमएस मान देखना है हमें इसमें, तो आरएमएस मान देखने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वी स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम टेकन जितना टाइम लिया गया है, ठीक है, बटे में टाइम पीरियड जितना टाइम हमारे पास रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये एक साइकिल है, तो ये साइकिल यहाँ से होकर ये इधर चल रही है और यहाँ तक आ रही है, फिर रिपीटेड सेम की सेम 5 तक जा रही है, तो यहाँ तक हम देखना है इसको। ठीक है, 1 साइकिल देखेंगे। सबसे पहले ये वाला देखेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम, और टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, पाई/3। तो ठीक है, टाइम पीरियड ये इसका इसका केवल इसी का टाइम पीरियड देखेंगे यहाँ पे हम, और बटे में पूरा की पूरा एक साइकिल कंप्लीट होने में लिया गया जो टाइम है, वो टाइम पीरियड ये 5। ठीक है, प्लस हमने करा, और ये वाली साइकिल को हम देखेंगे इसको, ये साइकिल जो है बीच वाली दो, इसको देखेंगे, तो 2 गुणित 2 का स्क्वायर करेंगे हम, और गुणित में जो हमारे पास टाइम पीरियड है, इसका टाइम कितना है, पाई/3 से पाई तक है, तो इसको हम दोनों के बीच में निकालेंगे, तो 2 पाई/3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना टाइम, ये वाला टाइम ले रहा है इतना। ठीक है, तो और टोटल टाइम कितना है हमारे पास, पाई है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, अंडर रूट 2, अंडर रूट में है ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, 1/2 ये, तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो इसका 25 बटे हो जाएगा हमारे पास 3, और इसका 4 का 2 दूनी 4, और इसमें गुना करेंगे तो 8 बटे, ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, 25/3, और ये भी हमारे पास 8/3 हो गया। ठीक है, एंडर रूट के अंदर ही है, ये ध्यान रखना, ये वाला हमारे पास ये है, तो ये ठीक है, इसको हम एलसीएम लेंगे इसका, तो 3 का 3, और इसमें करेंगे तो सेम 25, और प्लस करेंगे हम 8, तो 33 हो जाएगी, 33/3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 11, एंडर रूट 11। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब इसको ध्यान में रखना।
आगे हम देखते हैं इसमें आरएमएस मान। आरएमएस मान देखेंगे तो 1/t और 0 से लेकर टी तक हमारा एफ एक्स डी एक्स कोष्टक का होल स्क्वायर इसका रहेगा 1/2। ठीक है। त्रिकोणीय वेव के लिए आरएमएस मान मतलब ट्रेंगुलर वेव के लिए आरएमएस वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर वेव, ये हमारे पास ट्रेंगुलर वेव है। ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास एक साइकिल को हम लेंगे, ये वाली साइकिल हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होने में समय लिया गया समय लेंगे हम। ठीक है। अब समीकरण इससे बनाएंगे, समीकरण एम एक्स के लिए। ठीक है। किसके लिए? एम एक्स के लिए। तो एम बराबर होगा हमारे पास y2 - y1। ठीक है। क्या है? y2 - y1 और x2 - x1। तो ये हमारे पास क्या है? वी एम। ठीक है। यहां से ये देख रहे हैं हम, तो वी 0 से स्टार्ट हो रहा, वी एम तो ये हमारे पास है और ये 0। ठीक। और टी टाइम है हमारे पास, टी टाइम कितना ले रहे हैं? टी टाइम तक यहाँ से, तो टी टाइम माइनस ये आ जाएगा। ये हमारे पास ये एक्स है और ये वाई वाला, वाई एक्सिस। ठीक है। इसलिए हमें वाई एक्सिस पे चल रहा, वो ऊपर हमने करा जो y2 - y1 करा, बटे में x2 - x1 कर लिया। ठीक है। तो इसको करेंगे हम, आगे हम देखेंगे इसमें। तो ये देखते हैं हम वी एम बाई टी, वी एम बाई टी। ठीक है। तो आगे हम बढ़कर इसको करेंगे, देखो। तो ये हमारे पास y बराबर है वी एम एक्स बाई टी। ठीक है। इसका टोटल हम अगर इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे, डेरिवेशन इसको देख के आप पूछ करके कर सकते हो, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है। समाकलन अवकलन आपको आना चाहिए तो प्रॉपरली कर पाओगे। ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा, इसका ज्यादा इसको टाइम नहीं दूंगा यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि हमारे पास आरएमएस वैल्यू ट्रेंगल वेव का ये निकल के आता है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है। क्या निकल के आता है हमारे पास? तो ये आता है आरएमएस वैल्यू बराबर होगा वी एम बाई √3 होगा। क्या होगा? वी एम बाई √3 होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंगल के लिए। और आगे हम बात करेंगे दिए गए सर्किट एसी का आर मान। ठीक है। ट्रेंगल वेव के लिए हम देखेंगे इसमें, ट्रेंगल वेव में तो हमारे पास देखेंगे ट्रेंगल वेव में आरएमएस मान, वी एम का आरएमएस मान। ठीक है। तो देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास? तो 100 है, तो 100 हमने रखा ये इसका मान। ठीक है। बटे में √3 करा, इसको सॉल्यूशन करेंगे या फिर ये हमारे पास मान है। ठीक है। इसका अगर हम आगे सॉल्यूशन में अगर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में इसको सॉल्यूशन करके आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दिए गए ट्रेंगुलर वेव में आरएमएस मान, ये वाला हमारे पास ट्रेंगुलर है, इसके लिए भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है। तो इजिली इसके लिए भी आप निकाल पाओगे। ठीक। तो जैसे मैंने करा था इसमें Vm/3 ही आएगा क्योंकि ये सेम है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। केवल ऐसा बनाओ आप, इस तरह से बनाओ या फिर इस तरह से बनाओ, ये। ठीक है। ये इस तरह से बनाओ, अलग अलग तरीका है बनाने का, सेम आएगा ट्रायंगल वेव के लिए। ठीक है। ये हमारे पास वेव वैल्यू, ये भी ट्रायंगल है, इसका भी हमारे पास सेम ही बन के आएगा आगे भी। ठीक है। तो ये हमारे पास Vm√3 आरएमएस वैल्यू ट्रायंगल, ट्रायंगल वेव जैसे कि साउथुड रिवर्स साउथुड के लिए आरएमएस मान सदैव कैसा होगा हमारे पास? Vm√3 होगा। ठीक है। Vm√3 होगा। साइनसोइडल वेव के लिए आरएमएस मान दूसरी अर्ध चक्र का परिमाण पहली अर्ध चक्र के बराबर होता है। अतः हम आरएमएस सरलता से ज्ञात करने के लिए धनात्मक की और मान लेते हैं। क्या है? धनात्मक की ओर मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी अर्ध चक्र का परिमाण पहली अर्ध चक्र के बराबर होता है, अतः आरएमएस सरलता से ज्ञात करने के लिए हम धनात्मक मान को लेते हैं। ठीक है। ये वाला हम लेते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ये वाला हम लेंगे आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए, पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास क्या है? जो पाई है टाइम पीरियड, ये 1/पाई आ रहा, उसके बाद 0 से लेकर पाई तक हमने देखा यहाँ तक, और मैक्सिमम वैल्यू v² डी ओमेगा टी। ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा होल कोष्टक और 1/2 इसका स्क्वायर। ठीक है। इसको हम परिवर्तित करेंगे, चेंज करेंगे, जब इसमें इसका मान रखेंगे वी स्क्वायर का, तो वी एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है। अब देखो वी एम को हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, बाहर निकाल लो इसको, तो ये वी एम स्क्वायर पाया गया। और उसके बाद ये हमारे पास साइन बचेगा, साइन का
समाकलन कर सकते हैं आप इसको, और ये हमारे पास ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, जब ये आएगा 1 - cos 2 ω t/2 आएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर में है, और टी में करेंगे तो दोनों हम इसको लिख ले दो। ठीक है, यहां से इसको हम आगे बढ़े और ये हमारे पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये वाला आएगा। देखो ट्रायंगल में Vm/√3 था, लेकिन यहाँ 2 हो जाएगा साइनसोइडल में। तो आपको आरएमएस वैल्यू की अगर हमारे पास बात करेंगे तो आरएमएस वैल्यू हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, आरएमएस वैल्यू इसको हम अगर काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.707 Vm आएगा। ठीक है, आरएमएस ये वाला, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको कर सकते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का आरएमएस मान, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का आरएमएस मान, आरएमएस वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, तो देखो आरएमएस वैल्यू अब हमारे क्या था, एंडर रूल में था, तो हाफ वेव के लिए ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास क्या होगा ये। ठीक है, तो 2 आएगा, Vm/2 आ जाएगा। और पूर्ण तरंग के लिए अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास ये अंडर रूल में कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको याद रखना है इसको। अब हम बात करेंगे फॉर्म फैक्टर होता क्या है। फॉर्म फैक्टर कुछ भी नहीं होता, आरएमएस वैल्यू अनुपात में एवरेज वैल्यू होता है। तो प्रत्यावर्ती राशि के वर्ग मध्य मूल मान, इसको क्या बोलेंगे हम, आरएमएस वैल्यू, वो औसत मान के अनुपात के गुणनफल, गुणांक कहते हैं हम। ठीक है, रूप गुणांक कहते हैं। के एफ से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किससे हम प्रदर्शित कर रहे हैं इसको, के एफ से हम इसको प्रदर्शित करेंगे, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। अब देखो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, देखो हाफ वेव साइन के लिए क्या आता है, जैसे तो ये कैसा निकाला, आरएमएस वैल्यू क्या था हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा Vm√2, और ये हमारे पास Vm पाई था, 2Vm पाई। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे ना तो हमारे पास ये आएगा, साइन वेव के लिए ये हमारे पास 1.1 आएगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो Vm√2 इंटू के ऊपर डाला जाएगा पाई 2 Vm, और ये पाई कट जाएगा तो ये हम पाई/2 √2, इसका मान ये है। ठीक है, 1.11। हाफ वेव के लिए अलग आएगा, हाफ वेव में ये हमारे पास 2 में आता है। अलग अलग तरीके से इसको हम करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमारे पास सेम टू सेम ये वाला आएगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी हमारे पास ये वाला आएगा। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगुलर वेव के लिए, हमारे पास रेक्टेंगुलर वेव के लिए जैसे इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आएगा। एंड ट्रेंगुलर वेव के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.16 आएगा, 1.16 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। पीक फैक्टर होता क्या उसको देखेंगे हम। पीक फैक्टर क्या होता है, जिसका श्रृंग या शीर्ष गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम मान और आरएमएस मान के अनुपात को हम पीक फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे, उच्चतम मान और आरएमएस मान के अनुपात को हम पीक फैक्टर बोलेंगे, और इसको के पी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग पूछा जाता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे साइन वेव के लिए इसकी वैल्यू 1.41 होगी, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 2 रहेगी इसमें, और फुल वेव के लिए यही हमारी रहेगी साइन वेव की। ठीक है, 1.41, और रेक्टेंगल के लिए 1 होगी, एंड ट्रेंगुलर के लिए ये हमारे पास रहेगी 1.73 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर के आर से प्रदर्शित करते हैं इसको हम, रिपल फैक्टर को। ठीक है, उर्मिका गुणांक भी बोलते हैं हिंदी में इसका, रिपल कारक। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्म फैक्टर, एंडर रूल फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 होगा। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए ये हमारे पास हो जाएगा 1.482 हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, ना हाफ वेव के लिए 1.21 होगा। ये जितना कम होना चाहिए उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अलग अलग एसी के बारे में। हमने बात करी, आरएमएस और एवरेज वैल्यू को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर्किट के ऊपर, आएंगे आगे बढ़ेंगे।
प्रतिबाधा प्रतिबाधा होता है क्या, इम्पीडेंस जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। और ये एसी में जिस प्रकार से डीसी में रेजिस्टेंस होता है और करंट में बहने का विरोध करता है, उसी प्रकार एसी में करंट में बहने का विरोध करता है, उसको हम प्रतिबाधा बोलते हैं या इम्पीडेंस जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। जेड बराबर होगा वास्तविक मान का भाग और काल्पनिक भाग होगा। इसमें क्या रहेगा, वास्तविक भाग मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस रहता, और एक्स जो एक्स रहता है ये या तो इंडक्टेंस रहता है जो इंडक्टर के कारण उत्पन्न होता है, और एक्स सी होता है ये कैपेसिटर के कारण उत्पन्न होता है। कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस रहेगा और कुछ ना कुछ इसका कैपेसिटर का रहेगा। इन दोनों को मिलाकर जो हमारा सर्किट में रहेगा पूरा, दोनों को, ठीक है। एक डेफिनेशन अलग हम बना सकते हैं कि हम ऐसे सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को जोड़ते हैं, दोनों के कारण से उसमें करंट में बहने का विरोध करेगा, उसको ही हम इम्पीडेंस बोलेंगे। ठीक है, जेड एक्स बोलेंगे। और प्लस वी चिन्ह प्रेरित इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे इसको हम। ठीक है, जो कि प्लस में हम लिखेंगे इसको एक्स एल, ठीक, के द्वारा प्रदर्शित। और ये पश्चगामी शक्ति गुणांक पर काम करता है, लेकिन पावर फैक्टर पर काम करेगा। अगर माइनस रहेगा जे एक्स, ठीक है, माइनस, तो ये हमारे पास एक्स सी के लिए हम यूज करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। और ये लीडिंग पावर फैक्टर के काम करता है। किस पे, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे तो एक्स एल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल भी लिख सकते हैं हम, या ओमेगा का मान लिखेंगे इसमें हम, तो ओमेगा का मान क्या आता है, 2 पाई एन एफ। ठीक है, तो ये होता है इसमें धारिता, प्रतिघात, कैपेसिटिव रिलेक्टेंस। कैपेसिटिव रिलेक्टेंस तो ये हमारे पास 1/ओमेगा सी होगा, और इसका मान हम यहाँ रखेंगे तो 2 पाई एफ सी हो जाएगा। ठीक है, और जेड का मान अगर हम निकालते हैं इसमें, तो ये हमारे पास रहेगा, इसमें हम अलग अलग इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स, अगर हम एंगल निकालते हैं, टेन की घात -1 और एक्स बटे आर हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है, तथा शक्ति गुणांक शून्य पश्चगामी होता है। कैसा रहेगा, 0 लेगिंग पावर फैक्टर। कैसा रहेगा, 0 लेगिंग पावर फैक्टर। शुद्ध धारित्य, है ना, मतलब शुद्ध अगर कैपेसिटर रहेगा तो परिपथ में 90 ही है, अग्रगामी होगी इसमें धारा, तो पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा उसमें। ठीक है, अब इसके विपरीत अगर हम बात करेंगे एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या है, रिलेक्टेंस के ऑपोजिट रहता है। प्रतिबाधा के एडमिटेंस, सॉरी प्रतिबाधा के ऑपोजिट, ठीक, रिलेक्टेंस प्रवेश्यता जिसे हम एडमिटेंस बोलते हैं, तो ये क्या रहता है, इम्पीडेंस के रेसिप्रोकल में रहेगा एडमिटेंस। ठीक है, जिसे प्रवेश्यता कहेंगे, और धारा के प्रवाह का में ये क्या करेगा, सहायता करेगा। वाई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट होती है मोह। ठीक है, क्या होती है, मोह इसकी यूनिट होती है, या फिर सीमेन। ठीक है, ये हमारे पास होता है y बराबर 1/z होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको देखना है, तो ये हमें कंडक्टर प्लस ससेप्टेंस का योग रहता है ये। ठीक है, कंडक्टर और ससेप्टेंस का। आगे हम देखेंगे इसका उदाहरण में कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे y बराबर दिया है 8J10। ठीक है, और z का मान ये हमारे पास, कैपेसिटर में ये है, इंडक्टर में ये हमारे पास दिया है। ठीक है, अब देखो कंडक्टेंस जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं, और कंडक्टेंस हमारे पास आर बटे जेड का स्क्वायर होगा, और ये मोह सीमेन में अगर हम इससे इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और ससेप्टेंस की बात करेंगे तो एक्स जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी मोह में, और इसको भी हम ससेप्टेंस को इससे निकाल सकते हैं जब रिलेक्टेंस और हमारे पास इंपीडेंस रहेगा तो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें ये सर्किट हमारे पास, इसमें कंडक्टेंस निकालना रहेगा, तो जेड बराबर 1/r होता है, 1/10 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मोह में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसके हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिलेक्टेंस है जो 5 ओम का है, तो हमें ससेप्टेंस निकालना है, तो 1/xc होगा।
और हम 1/5 कर देंगे, ये भी सीमेन में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखेंगे निम्न समीकरण कंडक्टेंस और ससेप्टेंस का मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर जेड में दिया है तो इसमें हम निकालना है इसको। तो देखो, y बराबर हमारे पास क्या होता है, y बराबर 1/z होता है। तो z का मान 1 इसमें रखा हमने, और इसके साइन चेंज करके हम इसका गुना कर लेंगे। ठीक है, 1/5 प्लस जेड फोर इंटू करेंगे 5 - 4 बाय 5 - J4। इस तरह से ये हमने इंटू करा इसमें। अब इंटू करा तो ये हमारे पास ऊपर आ गया, इसका गुना इसमें होगा तो 55 25, और इसका इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो, इसको प्लस करना पड़ेगा पूरे का, इसके साथ इसका करेंगे, फिर इसके साथ इसका करेंगे, तो पूरा हमारे पास आएगा ये वाला माइनस, और ये, तो ये 41 आ जाएगा। 4 × 16 और 25 कितना हो जाएगा हमारे पास। तो इसको ऐड करो आप, और उसके बाद ये अलग अलग निकल आएंगे, तो हमारे पास ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। तो ये हमारे पास कंडक्टेंस आया, और ये ससेप्टेंस आ जाएगा। क्या है, कंडक्टेंस और ये ससेप्टेंस आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा आप इसमें एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, तो आप इजिली ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रतिबाधा को श्रेणी क्रमों में जोड़ेंगे। जैसे ये हमारे पास एक इम्पीडेंस है, दूसरा, तीसरा, और ये इस प्रकार अनंत लगा है। तो इसको श्रेणी क्रमों में, जैसे रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं ना, आर ए बी के बीच में हम अगर जोड़ेंगे, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और डैश डैश आर एन करते हैं। इसी प्रकार ये भी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब वाई ए बी करेंगे हम, तो वाई का हम देखें तो ये ऑपोजिट हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा। y का मान निकालना दिया फिर। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट करके आप निकाल सकते हैं इसमें। अब प्रतिबाधा को समांतर में हम संयोजित करेंगे, तो ये हमारे पास ये रहेगा। और प्रतिबाधा को समांतर क्रम में हम संयोजित करेंगे, तो अगर y का मान दिया एडमिटेंस, तो एडमिटेंस को तो हम जैसे रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं ना, ए बी, इस तरह से हम y1 प्लस y2 प्लस y3, इस तरह से हम इसको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और z का मान निकालना है, तो इसको 1 जैसे y बराबर 1/z होता है, तो इसके बराबर z बराबर भी हमारे पास 1/y होगा। तो इसका हम इस तरह से हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इम्पीडेंस ट्रेंगल। इम्पीडेंस ट्रेंगल क्या होता है, जैसे कि ये वाला हमारे पास रहेगा ये। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, रियल मतलब वास्तविक भाग। वास्तविक भाग मतलब जो रेजिस्टेंस में वास्तविक जो एनर्जी खर्च हो रही है, वो वाला हीट में प्रोड्यूस हो रही वो। ठीक है, और ये वाली रहेगी हमारे पास काल्पनिक, कौन सी, एक्स, जो कि बिना कारण से हम इसका यूज नहीं करते, लेकिन सर्किट में इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के कारण कुछ ना कुछ लॉसेस हो गए, काल्पनिक भाग रहेगी, जिसको हम प्रतिघात बोलेंगे, और ये वास्तविक भाग, ये प्रतिघात। अब इन दोनों को मिलाकर तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ रहा। तो ठीक है, तो ये हमें दोनों को मिलाएंगे इसमें, ये तो रिलेक्टेंस ये आ जाएगा, इसका दोनों को मिलाए टोटल, तो जेड, ये प्रतिबाधा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कॉस। कॉस के बराबर क्या आता है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण में क्या है हमारे पास, कर्ण में रेजिस्टेंस है। ठीक है, कर्ण में रेजिस्टेंस बटे, सॉरी, आधार में रेजिस्टेंस है, और कर्ण में हमारे पास है जेड, इम्पीडेंस। तो कोस बराबर प्रतिरोध बटे प्रतिबाधा हो जाएगा, और कोस बराबर हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आर बटे जेड होगा, इसको ध्यान में रखिए आप। तो ये हमारे पास बन जाएगा, और एंगल निकालना रहेगा हमारे पास, तो 10 - 1 एक्स बटे आर हो जाएगा। 10 - 1 एक्स बटे आर हो जाएगा। नेक्स्ट में एक्टिव पावर। एक्टिव पावर की अगर हम बात करते हैं, एक्टिव पावर वी आई कोस फाइव, क्या है, वी आई कोस फाइव, जो कि वाट में रहता है एक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर की अगर हम बात करेंगे, वी आई साइन फाइव होता है। ठीक है, वी आई साइन फाइव वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव रहता है। क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव होता है। एपरेंट पावर की अगर हम बात करते हैं, तो वी आई होता है, जो वोल्ट एम्पियर में होता है। ठीक है, रिएक्टिव पावर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव रहेगा, एपरेंट पावर वोल्ट एम्पियर में इसकी यूनिट होगी, और इसका वाट में। ठीक है, यदि शक्ति, पावर फैक्टर हमारा क्या है, बढ़ता है। ठीक है, तो एपरेंट पावर और रिलेक्टिव पावर कम हो जाएगा। ठीक है, एपरेंट पावर और रिलेक्टिव पावर ये कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा वास्तविक मान है, वो वास्तविक जो पावर खर्च हो रहा है वो सेम रहेगा। ठीक है, पावर फैक्टर के बढ़ने और घटने से कभी भी वो चेंज नहीं होता है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आपको ये सीधा क्वेश्चन पूछ सकेगा कि भाई
पावर फैक्टर के परिवर्तित होने से हमारा एक्टिव पावर में परिवर्तन होगा या नहीं, तो ये भी हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एपरेंट पावर चेंज होगा। अपरेंट पावर हमारा इससे मिलकर बन रहा है रेक्टेंस से। ठीक है, पावर फैक्टर के चेंज होने से रेक्टेंस कम हो जाता है, रिएक्टिव पावर कम हो जाएगा, इस कारण से होगा। ठीक है, शक्ति गुणांक के बदलने से वास्तविक मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और cos फाइव में हमारे पास वास्तविक किलोवाट और केवीए, अगर इनका मान किलोवाट आवर और केवीए का मान अगर दिया रहेगा तो हमें पावर फैक्टर निकालते आना चाहिए, केवीए ऑपरेंट पावर का मान। ठीक है, अब हम सर्किट के आते हैं। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर रेजिस्टेंस शक्ति वी आई वी एम साइन ओमेगा टी होगा। इसमें करंट इस तरह से जाएगी, वोल्टेज भी इसमें जाएगी। ठीक है, ये वाली वोल्टेज जाएगी। तो आई निकालने के लिए वी स्मॉल बाय आर करेंगे, तो ये हमारे पास होगा वी एम साइन ओमेगा टी बटे आर हो जाएगा। तो वी एम बटे आर साइन ओमेगा टी ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसका मान हम करंट भी इसमें लिख सकते थे, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें। तो देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ जीरो से लेकर करंट और वोल्टेज सेम सेम टाइम पर सेम चलेगा, मतलब इन फेज में वो काम करेगा ये। तो इसका पावर फैक्टर यूनिटी रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक शक्ति वी आई cos फाइव होगा, वास्तविक शक्ति वी आई। ठीक है, वी आई cos फाइव, और वी आई भी हो सकता है, तो इसमें रेक्टिव पावर, और रेक्टिव पावर हमारा हो जाएगा किसके बराबर होगा, एक्टिव पावर के बराबर। ठीक है, सॉरी, रिएक्टिव पावर हमारा जीरो होगा, लेकिन जो एपरेंट पावर है वो एक्टिव पावर के बराबर होगा। ठीक है, एपरेंट पावर वी आई में होगा वाट एम्पियर में, तो एक्टिव पावर और एपरेंट पावर दोनों हमारा बराबर रहेगा। वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति दोनों बराबर रहेगी। ठीक है, और शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में प्रतिकारी शक्ति रेक्टिव पावर शून्य होता है। कैसा, रेक्टिव पावर शून्य होगा इसमें। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास देंगे वो साइन ओमेगा टी भी हम साइन ओमेगा टी में आएगा, लेकिन v बराबर हमारे पास होता है एल डी आई डी टी। अब इसको हम इधर की साइड ले जाएंगे तो v स्मॉल बटे एल डी आई डी टी आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। और इसको हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आई निकालने के लिए हमारे पास वी एम बाय एक्स एल होगा। ठीक है, वी एम बाय एक्स एल होगा हमारे पास। इसको हमें ध्यान रखना है, और करंट का मान ये हमारे पास रहेगा, 90 डिग्री करंट लेकर कर रहा है। ठीक है, पीछे चल रहा है, ये हमें याद रखना है। ठीक, तो कोण देखेंगे तो 90 डिग्री का बनेगा कोण, क्योंकि जो हमारा वोल्टेज रिफरेंस पे लेंगे और करंट पीछे 90 डिग्री चलेगा, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, और शक्ति गुणांक को cos फाइव बराबर cos 90 बराबर पश्चगामी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव पावर इसमें जीरो रहती है, और रेक्टिव पावर और एपरेंट पावर हमारी यहाँ पे बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर रेक्टिव पावर हमारी जीरो है तो एपरेंट पावर और रेक्टिव पावर हमारी बराबर होगी। ठीक है, वी आई के बराबर रहेगी इसमें, इसका ध्यान रखना। प्रेरक के परिपथ में वास्तविक शक्ति शून्य होती है, और इंडक्टेंस में ऊर्जा द्वारा मतलब जो खर्च होती वो कैसी रहेगी, जीरो, मतलब शक्ति नहीं होती इसमें। ठीक है, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति कैसे बराबर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हम बात करेंगे, कैपेसिटर ये है सिंबल, और इसमें सप्लाई देंगे हम। तो हमारे पास वी सप्लाई देंगे, तो हम वी एम साइन ओमेगा टी, ये साइन है। ठीक है, साइन ओमेगा टी है ये। ठीक है, तो अब इसमें करंट रहेगा, करंट सी डीवी dt होता है ये वाला। तो सी को इधर ले आ जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सी। ठीक है, सी को इधर भी ला सकते हैं, और v का मान रखा हमने यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करा इसको तो कोस में चेंज कर ले, ओमेगा टी में आ गया, और उसके बाद हमारे पास ये सामने इसको ले आओ आप, और इसका सॉल्यूशन करोगे ओमेगा सी आ गया। तो ओमेगा सी को इधर ले आओगे आप, तो ये हमारे पास 1 में आया, और ये करंट का मान आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री करंट लीड करेगी, और फेज एंगल हमारे पास 90 डिग्री अग्रगामी रहेगा।
और शक्ति गुणांक की अगर हम इसमें बात करेंगे तो हमारे पास रहेगा शक्ति गुणांक cos 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास वास्तविक शक्ति भी इसमें भी जीरो रहेगी। ठीक है, 90 रहता है तो इसका मान साइन 90 का मान हमारे पास रहेगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिघाती शक्ति की बात करेंगे तो वी आई साइन 90, तो वी आई हमारे पास आएगा और आभासी शक्ति वी आई होगी। तो ये हमारे पास दोनों बराबर रहेगी इसमें भी। और अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर दोनों बराबर है और इसमें किसी प्रकार की ऊर्जा लॉसेस नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के साथ में। ठीक है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस श्रेणी क्रमों में प्रतिरोध का प्रेरकत्व। तो हम इसमें सप्लाई देंगे तो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा, सीरीज में है तो ये वोल्टेज अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक है, वी आर और वी एल होगा। वी आर को आई आर से हम निकालेंगे और वीएल को आई जे एक्सएल से निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें आई करंट समान है तो इसका हम कॉमन निकाला और इसमें ले आए तो आर प्लस एक्सएल। ठीक है, आर प्लस एक्सएल करा हमने और ये हमारे पास हो जाएगा जेड इज इक्वल टू में आर प्लस जे एक्स टू। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे इस तरह से ट्रेंगल का यूज करके निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये स्क्वायर में। ठीक है, जेड का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक रेक्टेंस का स्क्वायर, इंडक्टिव रेक्टेंस का। ठीक है, और एंगल निकालने की बात होगी तो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स एल बटे आर। ठीक है, और वोल्टेज निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर ये वाला। तो ये आरएमएस मान को हम इसमें रखेंगे और पावर फैक्टर निकालने के लिए आर बटे जेड करेंगे या किलो वाट बटे के वी ए करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब मैं आपसे कैपेसिटर के साथ में हम इसको भी जोड़ सकते हैं। जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो ये वाला क्या होता है, ये देखो कैपेसिटर को हमने जोड़ा तो यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज दो जगह बटे ये। ठीक है, अब वी आर को निकालने आई आर से और इसको निकाला माइनस में हम ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन निकाला, ये हमारे पास जेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जेड बराबर ये हो जाएगा और ये हमारे पास ये वाला आता है। ठीक है, अब इसको देखो हमने क्या करा, इसको जेड का मान निकालेंगे तो हमारे पास आई स्क्वायर सेम टू सेम उसका, लेकिन बस एक्स एल की जगह पे एक्स सी करा हमने और इस करना। ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं इसका, और इन उसका मान निकाला और पावर फैक्टर निकालना है तो ये, और के डब्ल्यू और के वी एस से भी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, हम ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, कि कितना होता हमारा इसमें, तो इसको आर एल से हम पढ़ेंगे, उसके बाद रेजोनेंस पढ़ेंगे अलग अलग, फिर पैरेलल में भी कनेक्शन को देखेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है।